कृपया करके 1.5 से 2 घंटे जो है मुझे तसल्लीपूर्वक पढ़ाने देना, ठीक है। शांतिपूर्वक आप लोग नोट करना, बड़ी बेसिक सिंपल सी बात है, सिंपल कैलकुलेशंस हैं, आप लोग आसानी से ये टॉपिक पढ़ पाओगे आज का, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पूरी हो जाए, प्लस एंथैल्पी का भी डेटा मैं आप लोगों को कवर करा पाऊँ। एक से एक बढ़ के आज आप लोगों को जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा जी। बहुत ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, कहानी कुछ इस प्रकार है। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने एक डेटा पढ़ा था जिसका नाम था एनर्जी। और एनर्जी की जो फॉर्म है, बेसिकली 2 मेन फॉर्म है, जिनका नाम है हीट और दूसरे का नाम है वर्क डन। देखो वर्क डन में तो कोई बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन जैसा नहीं है। वर्क डन तो हम लोग सीधा सीधा लिख देते हैं -P एक्सटर्नल इंटू डी वी, -P एक्सटर्नल इंटू डी वी, -P एक्सटर्नल इंटू डी वी इज नथिंग बट द वर्क डन, -P एक्सटर्नल इंटू डी वी, वेयर P एक्सटर्नल इज द कांस्टेंट प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? कांस्टेंट प्रेशर का नाम दे देते हैं ऋषभ। इसमें dV क्या है बेटा? इट इज नथिंग बट चेंज इन वॉल्यूम। और बेटा अगर मैं Q की बात करूं तो Q कुछ और नहीं है, Q अपना हीट ही है। Q कुछ और नहीं है, Q क्या है? बेसिकली अपना हीट ही है। तो बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जो Q है, Q बेसिकली आपके टीचर ने 2 टर्म्स में पढ़ाया हुआ है। बेसिकली एक मेन टर्म यही थी जिसका नाम है CM, बोले तो मोलर हीट कैपेसिटी, जो कि बराबर होता है Q डिवाइडेड बाय N डेल्टा T, यस और नो। और आपको याद होगा तो इसकी भी मैंने 2 फॉर्म्स बता दी थी। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय N डेल्टा T। और आप पढ़ते पढ़ाते हुए बात मैंने आपको प्रूव करा दी थी, बता दी थी कि जो QV होता है बेसिकली यही क्या होता है? डेल U होता है। कुछ याद आ रहा है? ये जो डेल U या डेल E है ये कुछ और नहीं है, इंटरनल एनर्जी ही है। ये कुछ और नहीं है, इंटरनल एनर्जी ही है। तो इस प्रकार से भाई अब एक काम कर लेते हैं, आज से एक रूल लागू कर रहा हूँ भाई। 1:30 बजे क्लास है, 1:35 पे अगर तुम सेंटर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो तो वापस हो जाना, मैं अंदर एंट्री नहीं करने दूंगा। आगे बात समझ में? 1:35 से आप लोग वापस हो जाना। अगर 5 मिनट का तो चलो बफर टाइम होता है, इसके बाद अगर आप आ रहे हो तो मैं वापस हो जाना, मैं एंट्री करने ही नहीं दूंगा, चाहे कितना भी यहाँ बैठ के रो लेना। मैं नहीं करने दूंगा तो नहीं करने दूंगा, ठीक है ना? ये कोई बात थोड़ी है 15 मिनट आराम से लेट होते हुए आ रहे हो। मैंने बोला CV बराबर होता है QV डिवाइडेड बाय N डेल्टा T, और जो कि बराबर होता है डेल U डिवाइडेड बाय N डेल्टा T। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। मैंने आपसे फिर कहा कि जो ये डेल्टा U है, डेल्टा U कुछ और नहीं है, इंटरनल एनर्जी का ही चेंज है। इसको डेल E के नाम से भी कहीं कहीं किताबों में लिखा हुआ है। सर ये क्या कभी प्रूव होगा? आज की क्लास में ही हो जाएगा। इसकी जो दूसरी फॉर्म थी वो पढ़ाया था मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जो कि बराबर होता है नितांत किसके? QP डिवाइडेड बाय N डेल्टा T। और इस QP को बेसिकली मैं किसके बराबर लिख देता हूँ? डेल्टा H बाय N डेल्टा T। इज इट ओके? आप कहोगे सर बात तो बिल्कुल सही है, आसानी से फंडामेंटल बातें क्लियर है। इसका मतलब जो एंथैल्पी होती है ये कुछ और नहीं होती, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का नाम ही डेल्टा H यानी कि एंथैल्पी होती है। मतलब अब देखो कितना सिंपल सी बात आई है। कल को तुमसे कोई एंथैल्पी की डेफिनेशन पूछने लगा, क्या बोलोगे? एंथैल्पी का मतलब होता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ऐसे ही एंथैल्पी के अलावा यानी कि डेल्टा H के अलावा आपसे डेल्टा U इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन पूछने लगे तो क्या बोलोगे? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ही बेसिकली क्या होता है? एन इंटरनल एनर्जी होती है। इसका नाम क्या है? डेल्टा U का नाम क्या है? इंटरनल एनर्जी। इसका नाम क्या होता है? इंटरनल एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इंटरनल एनर्जी। भाई साहब कुछ बच्चे इस बैच में से वीकडे वाले बैच में शिफ्ट हो जाइए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जो बच्चा वीकडे वाले बैच में शिफ्ट होना चाहे आज एक बार मुझे नाम लिख के दे के जाए भाई, ठीक है?
आप एक काम कीजिए, कुछ बच्चे इसमें से वीकडे में शिफ्ट हो जाएं भाई, ठीक। चलिए बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। एक है मेरे पास CV, एक है मेरे पास CP। मैंने बोला QV डिवाइडेड बाय N डेल्टा T, दूसरा QP डिवाइडेड बाय N डेल्टा T, वेयर QP इज इक्वल टू डेल्टा H, वेयर QV इज इक्वल टू डेल्टा U। सर ये क्या खत्म बातें चल रही हैं इतनी देर से? बस ऐसे मैं थोड़ा सा वार्म अप कर रहा हूँ अपने दिमाग में, वरना तो भैया इतनी देर की चीज़ कहाँ है। कोई तुमसे पूछे भैया QV बता दो तो वरना NCV DT। अच्छा एक बात बताऊँ आपको, ये जो डेल में लिखता हूँ ना बड़ा वाला, ये बेटा जी ऐसे DT भी लिखा जा सकता है, जब छोटा चेंज होगा तो DT, और जनरली आप लोग DT से ही सॉल्व करो। कौन सी आप बता रही है? ऐसी मैं चाहूँ तो QP को और क्या लिख सकता हूँ, इट मे बी NCP DT। होप ये बातें मेरी क्लास के बच्चों को क्लियर है। आप चाहो रिलेशन ऐसा भी बना सकते हो, QP और इस भाई साहब को इधर ले जाओ, डेल्टा H एंड डेल्टा T, ठीक है ना, तो रिलेशन ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनकेस कोई बच्चा आज पहली क्लास ले रहा है तो समझे बेटा सर ने ना एक टर्म पढ़ा रखी है, नाम है इसका CV, जिसका दूसरा फॉर्मूला F/2 ऑफ R भी होता है। इसमें जो F है बेटा, F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो कि मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी रहती है बेटा जी, बेसिकली 3। जबकि डाया या फिर पॉली विद लीनियर, कीप इन योर माइंड लीनियर, पॉली अगर CO2 जैसा है तो दैट मस्ट बी लीनियर, लीनियर है तो इसकी वैल्यू कितनी पाई जाएगी, 5। जबकि यही अगर पॉली है और यहाँ पर मेरे पास नॉन लीनियर स्पीसीज है, कैसी, नॉन लीनियर, तब फिर इसका हम लोग नाम देंगे क्या बेटा जी, 6। तो ये F की वैल्यू क्या मानी जाएगी यहाँ पर, 6। क्या इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? आप कहोगे सर बातें तो सिंपल है, सीखने और समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। इसके बाद मैंने आप लोगों से पूछा इस R की वैल्यू क्या होगी। सर ये गैस कांस्टेंट है, जो कि बेसिकली 8.314 कभी भी नहीं लगानी होती। फॉर कैलकुलेशन इट इज ऑलवेज 25/3, क्योंकि एनर्जीज की टर्म है, ये कोई 0.0821 थोड़ी ना होगी, कोई प्रेशर ATM में थोड़ी ना है, या वॉल्यूम लीटर में थोड़ी ना है। तो जो मैं इसको 25/3 लिखने जाऊंगा, आजा आजा बेटा आ उधर, पीछे पीछे रख ले इसको, बैठना मस्त बैठ, कंफर्टेबल है बिल्कुल, आजा। अब बहुत ध्यान से देखो सभी, 25/3 के बाद मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये वैल्यू अगर मैं कैलोरीज में लिखना चाहूँ तो बेटा 1.82 कैलोरीज होती है, जो कि लगभग 2 कैलोरी के बराबर आप जो है इसको लिख सकते हैं फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो ये बेसिक बात R की दिव्यांग का हम लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा सर एक बात बताइए, आपने बात तो बता दी कि मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर, और उसको आपने सॉल्व भी करा दिया। यहाँ पर CV का भी फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, लेकिन एक्चुअल में इनका आज की क्लास से क्या रिलेशन है? बिल्कुल रिलेशन है, क्योंकि आज की क्लास में मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इस टॉपिक का नाम है फ्लोट। फ्लोट बोले तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या नाम हो जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। यूपी नहीं बताऊंगा, तू लेट आया था, नहीं बताऊंगा बिल्कुल, सुन ध्यान से बस बैठ के। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, QP बोलते हैं बेटा, ठीक है। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या बोल देते हैं, QV बोल देते हैं। चलो सर मान लेते हैं कि बेसिक बातें आप लोगों के लिए क्लियर है। चलिए मैं मेन टॉपिक पर मूव कर रहा हूँ। आज की क्लास में सबसे पहले मैं जो आपको पढ़ाऊंगा उस टॉपिक का नाम है इंटरनल एनर्जी। तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंटरनल एनर्जी? सर फिजिक्स में हमने इंटरनल एनर्जी बहुत पढ़ी है, तो बताओ भाई क्या होती है इंटरनल एनर्जी? एनीवन इन द हाउस? अंदर की एनर्जी इंटरनल एनर्जी है, और हमारे मनुष्य के अंदर ही सभी एनर्जीज होती है ना, चाहे वो काइनेटिक हो, चाहे वो पोटेंशियल हो, चाहे वो रोटेशनल हो, चाहे वाइब्रेशनल हो, कोई भी एनर्जी हो। बात तो सही है। आप इंटरनल एनर्जी का मीनिंग सच में यही है, ऑल एनर्जीज का सम ही इंटरनल एनर्जी होता है, चाहे इसमें फिर पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे इसमें काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे इसमें कोई और बाइंडिंग एनर्जी हो, या फिर कोई और न्यूक्लियर एनर्जी हो। तो इसलिए इसको समअप करके लिखा जाता है, समीशन ऑफ ऑल एनर्जीज इज नथिंग
बट इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी। क्या शब्द समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? आप कहोगे बात बड़ी बेसिक है, आसानी से ये बातें हम लोगों को समझ में आ गई हैं। बोलो कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को? नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान से फंडामेंटली ये बातें क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है। सी, इसके बाद प्रार्थना, अगर मैं आपसे कहूं कि इंटरनल एनर्जी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहता है, पोटेंशियल एनर्जी का या काइनेटिक एनर्जी का? तो आंसर आना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का। किसका बेटा जी? काइनेटिक एनर्जी का जो है कंट्रीब्यूशन मैक्स रहता है। जैसे एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन गैस है, 21% ऑक्सीजन गैस है, 1% में ही कुछ कुछ है। तो बेसिकली जो नाइट्रोजन है वो मेजॉरिटी में एयर को डोमिनेट कर रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली मेरा कहना ऐसा है आप लोगों से कि जिस प्रकार से एयर के अंदर नाइट्रोजन ज्यादा है, उसी प्रकार से काइनेटिक एनर्जी ही डोमिनेट कर रहा होता है किसको? इंटरनल एनर्जी को, राइट? तो कीप इन योर माइंड, अगर कुछ और ना दिखे तो सच में जो इंटरनल एनर्जी है उसको आप रिलेट कर सकते हो किससे? काइनेटिक एनर्जी से। सर ये बातें ना फिजिक्स की दृष्टि से बिल्कुल ओमिटेड है, ऐसा फिजिक्स में बिल्कुल भी मत करना। ये केवल केमिस्ट ही ये बातें बोल सकता है अपनी कैलकुलेशन को करने के लिए। सी, दूसरा, वी कांट फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ यू। बात बिल्कुल ठीक है सर, हम यू की वैल्यू को क्यों फाउंड नहीं कर सकते? क्योंकि भैया यू एक इंटरनल एनर्जी है, ना जाने कितनी करोड़ों एनर्जी इसके अंदर जो है पाई जा रही होंगी। तो वी कांट कैलकुलेट द एग्जैक्ट यू, यस, बट वी कैन कैलकुलेट द डेल्टा यू। वी कैन सी द चेंज। बेसिकली हम चेंज को तो कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले इतना था बाद में इतना हो गया, तो अभी कितना है बेसिकली। तो हम लोग चेंज को तो कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वी कांट कैलकुलेट द इंडिविजुअली यू। हम लोग इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। बोलो गेम समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। फंडामेंटली ये बातें क्लियर है। अब जो अगली बात मैं बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनो। जो डेल्टा यू को कैलकुलेट करते हैं उस एपरेटस का नाम है बॉम कैलोरीमीटर। क्या नाम है इसका? बॉम कैलोरीमीटर। इसके बाद ये जो कही हुई बातें हैं ना, ये ना तो तुम्हें नोट करनी और ना ही देखनी अभी के लिए, ठीक है ना? ये बात आप लोगों को अभी के लिए नहीं देख ली, मैंने एक्स्ट्रा लिख दी है। कुछ और कॉन्सेप्ट था दिमाग में तो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया बस। डेल्टा यू कैन बी कैलकुलेटेड बट नॉट यू। का मतलब हम लोग यू की एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट यस वी कैन कैलकुलेट द डेल्टा यू। सी, इसके बाद देखें, जो यू या ई है वो एक स्टेट फंक्शन है। वो क्या है? एक, आप एक बात बताइए, मैंने बोला क्या हम लोग एयर के एग्जैक्ट मिक्सचर को कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? भाई नाइट्रोजन बता सकते हैं, ऑक्सीजन बता सकते हैं, 1% में कौन कौन सी गैस है, क्या मैं वो बता सकता हूं? अगर मैं बताने लायक हो गया तो एयर इज नॉट ए मिक्सचर, एयर इज ए कंपाउंड। क्योंकि मिक्सचर और कंपाउंड में बस एक ही तो डेफिनेशन का अंतर था। एक कंपाउंड वो होता है जिसका कंपोजिशन फिक्स होता है, और मिक्सचर वो होता है जिसका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता। यही रीजन है बेटा, इतनी लाखों करोड़ों एनर्जीज का सम है इंटरनल एनर्जी, हम कहां तक एग्जैक्टली कैलकुलेट कर पाएंगे? इसलिए उन्होंने बोला वी कांट कैलकुलेट एग्जैक्टली, लेकिन यस वी कैन सी द चेंज, कि पहले इतना था दूसरी समय इतना हो गया, तो उसका जो चेंज है वी कैन कैलकुलेट बाय द बॉम कैलोरीमीटर। बोलो गेम समझ में आ गया? इसके बाद मैंने बोला कि बेटा जी ये गेम मैं पहले भी सिखा चुका हूं आपको, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी या टेम्परेचर या प्रेशर, ये सभी स्टेट फंक्शन होते हैं। कैसे फंक्शन होते हैं? स्टेट फंक्शन। और स्टेट फंक्शन की खास बात यह है, फॉर ए साइक्लिक सिस्टम स्टेट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। क्या मिलते हैं हम लोगों को स्टेट फंक्शन? उस केस के लिए जीरो मिलते हैं। और क्योंकि ये मास पर डिपेंड करेगी, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी मास पर डिपेंड करती है, पोटेंशियल एनर्जी का मास पर डिपेंड करती है, तो इंटरनल एनर्जी भी तो मास पर डिपेंड करेगी। और अगर ये मास पर डिपेंड करेगी तो मुझे कह देना चाहिए कि सर यस इट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या मेरी क्लास के सभी बच्चों को बेसिक डेटा क्लियर है? आप कहोगे सर बेसिक है, ऑब्वियसली क्लियर होगा। नहीं भी पता होता इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि इसमें मैंने कुछ आप लोगों के लिए नई बात कह दी। सी सर अगर यू ही एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट, यस वी कैन कैलकुलेट द चेंज ना। नहीं बेटा, मैंने पहले रिलेटिव वैल्यूज को हम लोग रिलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ कोई वैल्यू थी 10, हमें नहीं पता थी 10, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? और ये वैल्यू हो गई 20, हमें नहीं पता थी 20, बात समझ में आ रही नहीं है? लेकिन जो जो चेंज हुआ, चेंज कैसा हुआ? मुझे इस सिस्टम की एनर्जी बताती, मुझे इस सिस्टम की एनर्जी बताती, तो इन सिस्टम के बीच की जो एनर्जी है आई कैन कैलकुलेट। नहीं तो रिलेटिव एनर्जी होती है, एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट कर पाते हम प्रार्थना।
बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। मैं आपसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, पॉइंट नंबर 5 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुनो। मैं आपसे कह रहा था बेटा इंटरनल एनर्जी एक बड़ा फंक्शन है काइनेटिक एनर्जी का, और काइनेटिक एनर्जी एक फंक्शन है बेटा जी टेम्परेचर का। ये आप स्टेट ऑफ फंक्शन, स्टेट ऑफ मैटर जब पढ़ेंगे, जो कि अभी सीबीएसई से हटा दिया गया चैप्टर है, U यानी कि इंटरनल एनर्जी बराबर हो रहा है काइनेटिक एनर्जी के, जो कि बराबर हो रहा है 3/2 ऑफ RT की। बहुत बढ़िया, एक काम कर लेते हैं हम लोग, इसको डेल दे देते हैं, डेल। तो डेल की फॉर्म में इसको लिखता हूं, तो क्या ये डेल्टा U है? और अगर ये डेल्टा U है तो क्या ये डेल्टा काइनेटिक एनर्जी है? और क्या 3/2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, R एक कांस्टेंट वैल्यू है? क्या यहाँ पर टेम्परेचर की जगह मुझे डेल्टा T लिख देना चाहिए? आप कहोगे सर बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा चलो एक बात बताओ, मैं तुमसे कह रहा हूँ फॉर ए आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल का मतलब समझते हो आप लोग, वेयर देयर टेम्परेचर इज नॉट जीरो, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो जाता है तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाता है। अगर भाई ये जीरो हो गया, इसका मतलब भाई मेरे लिए काइनेटिक एनर्जी, मेरे लिए इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो भी कितना हो जाएगा? जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि कोई तुमसे पूछे चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिकम जीरो व्हेन, तो आप बोलना फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज कितना पाया जाएगा बेटा? जीरो। चलो सर ये बात समझ में आ गई आपकी। पॉइंट नंबर 6 अगर मैं आप लोगों से पूछूं, सुनो, पॉइंट नंबर 6 अगर मैं आप लोगों से पूछूं, बेटा जी मुझे एक बात बताओ, मेरे पास आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था CV, जो कि बराबर होता था QV डिवाइडेड बाय N डेल्टा T। पढ़ा है क्या? एक काम कर लो, QV बेसिकली नॉट P, इट इज QV बाय N डेल्टा T। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बताइए जरा QV का जो फॉर्मूला है आप लोगों के लिए वो क्या हो सकता है? N, और यही बेसिकली किसके बराबर होता है ये भी देख लेते हैं, डेल्टा U N dt। तो एक काम ना कर लो, तो सीधा सीधा कर लेता हूँ कि भैया डेल्टा U जो है ये बराबर होता है किसके? N CV dt। तो यहाँ से भी एक बात प्रूव हो रही है मुझे, वेयर N इज नथिंग बट द मोल। N क्या है यहाँ पर बेटा जी? मोल है। और CV क्या है मेरे पास? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है F/2 ऑफ R। और dt क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। ऑब्वियसली अगेन इट इज प्रूव्ड व्हेन द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, it means temperature is constant, it means change in temperature is zero, it means delta U is again zero. Is it okay? बोलो भाई, अगर मैं चेंज इन टेम्परेचर को जीरो कर दूंगा तो उस केस के अंदर डेल्टा U भी क्या हो जाएगा मेरे भाई? जीरो हो जाएगा। बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल, इफेक्टिवली ये बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर और आसान भी है। सर ये इंटर एनर्जी अचानक से क्यों पढ़ा रहे हो आप? देखो भाई एक्चुअल में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में तीन ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक आपकी इंटरनल एनर्जी, दूसरा आपका वर्क, तीसरा आपका हीट। वर्क हीट वी हैड डन, अब हमारे पास इंटरनल एनर्जी हो गई। और इंटरनल एनर्जी में कोई नई बात नहीं पढ़नी, बस एक ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता हो, डेल्टा U इक्वल टू N CV dt, बस इतने में काम चल जाता है। कृपया करके नोट करें, थोड़ा स्पीड में इसको नोट कर लें भाई, थोड़ा स्पीड में इसको प्लीज आप लोग नोट कर लीजिएगा सभी। क्लास में फोन चलाते हुए अगर कोई बच्चा पकड़ा गया भाई, फोन जब्त होने की, टूटने की पूरी भाई आप लोगों की पॉसिबिलिटी है। लास्ट ईयर 2 से 3 फोन तोड़े हैं मैंने। बहुत बोलने लगा है अब, पहले कम बोलता था, अब ये बहुत ज़्यादा बोलने लगा है। 1-2 टेस्ट में इसने टॉप कर दिया है, इसको ये लग रहा है कि बोलने से एनर्जी बढ़ती है। मेरे जीवन का तो एक्सपीरियंस यही रहा है कि जो बच्चा बहुत शालीन रहता है, चुप रहता है, अपने ज्ञान को बहुत ज़्यादा उजागर नहीं करता, वही बच्चा सिलेक्शन लेता है। स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन भूल गया, तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे। जल्दी से जल्दी नोट कीजिए भाई। चलें भाई आगे। बेटा जी क्या कुछ कह रहे हो? थैंक यू, तो याद आ गया। पार्टी तुमने गिफ्ट दिया सर को? मैं पूछ रहा हूँ।
है? तो बढ़ा दिया। हे बच्चों, बेटा बातें नहीं प्लीज। चलो इधर आओ बच्चों, इधर देखो। मैंने बोल तो दिया आपका अक्टूबर में, दीपावली से पहले, अक्टूबर लास्ट में है ना, आप लोगों का एक मीटअप प्लान करूंगा और एक दो सेलिब्रिटी भी बुला दूंगा बीच में। वो जो सिंगर टाइप के जो गिटार बजा रहे हैं वो सब करवा दूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है? जगराते वाले नहीं रहे। इधर आओ बस। बेटा देखो, मैंने थोड़ा सा बोला तुम शुरू हो गए, इसलिए फिर मुझे जो है गुस्सा आता है। मैं बोलूं, मैंने कुछ फ्लर्स बोला, हंसो और चुप हो जाओ ना बस, अपने आपस में लग जाते हो फिर तुम लोग। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में स्टार्ट कर रहा हूं। सुनो भाई बच्चा, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या? देखो कितना सिंपल है, सुनो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है सर, ये तो दुनिया में छोटे से बच्चे को भी आता है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। या मैं कहूं सीधी भाषा में बोलूं, एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी इज कंजर्व्ड। क्या लिख दिया मैंने? कंजर्व लिखना है ना। एनर्जी इज कंजर्व्ड, कंजर्व्ड का मतलब होता है कांस्टेंट, फिक्स्ड। सुनो ध्यान से अब, एनर्जी इज कंजर्व्ड। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या बोलती है, सीखेंगे सभी। बेटा एक बात कह लेता हूं आप लोगों से, मान लो यहाँ एक स्टूडेंट है, नाम है इसका आदित्य, ये लेट आता है। ये क्या आता है बेटा जी? लेट आता है, ठीक है? तो आदित्य नाम का एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है बेटा, इसकी अपनी एक इंटरनल एनर्जी होगी या नहीं होगी बताओ? अभी ये बैठा है तो अब इसकी इंटरनल एनर्जी है ना, तो इसकी जो अपनी एनर्जी है उसका मैंने नाम देना है U1। क्या नाम देना है इसका? U1। यू इनिशियल दे सकते हो, क्या दे सकते हो? यू इनिशियल। और ध्यान से देखेंगे सभी। अब आपने क्या काम किया? आपने एक काम किया, ऊपर से इसको Q दिया, यानी कि यहां से मैं इसको हीट दूं अगर, तो जैसे ही मैं इसको हीट दूंगा तो ये वर्क करना शुरू कर देगा। तो यानी कि ये सिस्टम फिर क्या होगा, यहां से वर्क करना शुरू करेगा। तो आपको किसी टीचर ने बताया कि जो हीट या वर्क है ये बेसिकली एक एनर्जी की फॉर्म है। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे? सर इसकी जो फाइनल एनर्जी होगी ना, बेसिकली ये एनर्जी होगी, इनिशियल एनर्जी कितनी थी प्लस इस पे कितनी हीट अप्लाई हुई है प्लस इसने कितना वर्क किया है। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। मैं चाहूं तो इस पूरी बात को क्या ऐसा लिख सकता हूं, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। भाई इस पूरी स्टेटमेंट में क्या मेरे किसी भी बच्चे को कोई समस्या है क्या? अब बहुत ध्यान से सुनो, मैंने बोला जब भी मैं इनको लिखता हूं तो मेरे दिमाग में एक बड़ी बात होनी चाहिए, दैट इज साइन कन्वेंशन। हीट ली गई है, हीट दी गई है। अगर एक सिस्टम को आपने हीट दी, मतलब आदित्य को मैंने ऊपर से कोई भी सामान दिया, तो आदित्य के लिए वो प्लस है। लेकिन जब आदित्य कोई भी काम करेगा तो इसके लिए ये वैल्यू क्या होगी? माइनस, आइदर हीट और इन द वर्क। हीट गिवन टू द सिस्टम इट इज ऑलवेज प्लस, हीट गिवन, हीट गिवन गिवन बाय द सिस्टम तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब ध्यान से सुनो, फिजिक्स में जब आप थर्मो पढ़ोगे तो ये आपको कन्वेंशन उल्टे मिलेंगे। वो बाय द सिस्टम को लिख देते हैं क्या बेटा जी? पॉजिटिव, या हीट बाय द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस टाइप से लिख देते हैं। बेसिकली हम लोग जो काम करते हैं वो सिस्टम पे करते हैं। और फिजिक्स में आप जितना भी एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे वो सब किसका पढ़ोगे? सराउंडिंग का। तो जो हमारे लिए प्लस है वो सराउंडिंग के लिए क्या होगा? जस्ट। क्या बात समझ में आ गई? तो जब आप फिजिक्स में थर्मो पढ़ोगे तो वहां पर ध्यान रखोगे कोई साइन कन्वेंशन आपके अकॉर्डिंग उल्टा चल रहा है तो आप समझोगे कि सराउंडिंग की बात कर रहे हैं ना कि सिस्टम की। और हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी? सिस्टम की। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है सर, एक बात बताओ सर, इसमें जो डेल्टा यू है इसके अलावा मैं और क्या फॉर्मूला लगा सकता हूँ सर? एन सी वी डी टी, यस सर नो? इसमें जो क्यू है दोस्त, उसकी जगह में और क्या फॉर्मूला? नहीं तो क्यू ही है, हीट है। और वर्क की जगह में और क्या फॉर्मूला लगा सकता हूँ? दैट इज माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी।
आर यू गेटिंग माई वर्ड्स और नॉट? बोलो हाँ या ना। अब मैं पहले एक सवाल करूंगा और फिर आप लोगों से नोट करने के लिए बोलूंगा, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। ये कह रहे हैं द सिस्टम हैज इनिशियल इंटरनल एनर्जी इतनी, मतलब समझ जाओ ये क्या रही होगी, बताओ। इफ 300 जूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, का मतलब ये वर्क डन प्लस ही रहेगा जैसा है, एंड 50 जूल हीट इज रिलीज्ड, मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा जी, नेगेटिव। अब आपसे पूछा हुआ है बाय द सिस्टम, देन यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स और नो? बोलो हाँ या ना। तो मतलब ये क्या पूछ रहे हैं, समझ में आ रहा है? फाइनल वैल्यू पूछ रहे हैं इनिशियल दे के। तो मुझे नहीं लगता अपनी क्लास के किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट रहने वाला है। ये 50 आ जाएगा प्लस कितना आ जाएगा 300। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 350 जूल। कितना आंसर आ जाएगा? 350 जूल। बच्चों, बच्चा सुनो ध्यान से, अब ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, प्लीज नोट इट डाउन। चलें आगे। एपरेटस है जिससे हम लोग इंटरनल एनर्जी के चेंज को देखते हैं, बस। नोट हो गया ये? नोट हुआ? एक फॉर्मूला लर्न करके रखना है दक्ष, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, वेयर डेल्टा यू इज नथिंग बट u2 माइनस u1। क्यू प्लस डब्ल्यू का आप लोग साइन कन्वेंशन जरूर दिमाग में रखोगे। अगर हीट गिवन टू द सिस्टम है या वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है तो इट इज ऑलवेज प्लस, और हीट इज गिवन बाय द सिस्टम है तो हमेशा ये वैल्यू क्या रहेगी सुहाना? माइनस रहेगी। वर्क जब सिस्टम वर्क करेगा या सिस्टम हीट देगा तो हमेशा नेगेटिव साइन के साथ चलना है, ठीक है? पूछ क्या पूछ? चलो भाई आगे देखते हैं भाई। सभी बच्चे बहुत ध्यान से आगे का सवाल देखेंगे भाई। बस प्यारे बच्चों बातें नहीं करनी प्लीज, बहुत ध्यान से देखिए। चलिए ये दो सवाल आप लोगों के सामने हैं, मैं देखना चाह रहा हूं कितने बच्चे खुद से ट्राई करेंगे। समय दोनों सवालों को करने के लिए 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं दे सकता भाई, सोचिए भाई। जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कीजिए भाई इसको। जिनसे फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है कृपया करके दूसरा करें। मैं पहला क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूं। 16 ग्राम ऑफ O2 गैस इज गिवन अस हीट ऑफ 100 जूल एंड टेम्परेचर रेज्ड इज फाउंड टू 20 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द वर्क डन। दूसरा, अ सिस्टम एक्सपेंड फ्रॉम 20 लीटर टू 50 लीटर at constant pressure of 1 atm, then calculate the change in internal energy in kilojoule if 2500 joule heat is entering during the process in the system। सवाल को तसल्ली पूर्वक पढ़ने से ही आंसर हो जाता है। अभी दिवित कितना आ रहा है? हाँ ऐसा कुछ आएगा 0.539 समथिंग, माइनस सही है बिल्कुल। तो भैया पहला सवाल कर लेते हैं। 5 मिनट में ज़्यादा समय दे दिया तुम लोगों को। शिवम आंसर बता।
शिवम पहले सवाल का आंसर बता बेटा। घबराना नहीं है बेटा, खेल सारा यही है। बस इधर देखेंगे। देखिए भाई, सबसे पहला सवाल देख लीजिए, पहले सुनो भाई। सवाल कहता है 16 ग्राम ऑफ O2 गैस। आप लोग बताइए पहले, इससे क्या तुम मोल निकाल सकते हो? मोल भाई का आ जाएगा 16/32, दैट इज 0.5। इज इट ओके? आप कहोगे सर बात ठीक है। इज गिवन अ हीट ऑफ इतने जूल, मतलब हीट गिवन है तो ऑब्वियस है ये तो प्लस में ही है। ऐसा करने से 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो चेंज निकालोगे, चाहे केल्विन में निकालो चाहे डिग्री में, ये चेंज कितना आएगा बेटा? 20 आएगा। पहले कोई चीज़ 100 थी, 20 डिग्री बढ़ा के 120 हो गए, तो जब डेल्टा टी निकालोगे तो 20 तो रहा। तो आप लोग अपने दिमाग में ये कैलकुलेशन करेंगे भाई। ठीक, अब मैं आप लोगों को इसका आंसर बताने जा रहा हूँ, कृपया करके ध्यानपूर्वक सीखेंगे सभी। इधर देखेंगे सभी। भाई मेरा तो कहना ऐसा है कि आप फर्स्ट लॉ लगाइए, डेल्टा यू बराबर क्या होता है भाई? क्यू प्लस डब्ल्यू। आप मुझे देखकर बताइए, इन्होंने हीट दे रखी है, यानी कि ये वाला काम कर रखा है, हाँ या ना? और मुझे वर्क डन पूछा हुआ है, बस ये नहीं पता मुझे, तो यानी कि वर्क डन आइडियली मेरे लिए किसके बराबर हो जाएगा? कि मेरे लिए बराबर हो जाएगा बेसिकली डेल्टा यू माइनस क्यू। इज इट ओके? तो इसका मतलब मैं एक बात कह सकता हूं तुम्हें कि जो डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है दैट विल बी एन सी वी डी टी। डी टी की जगह 20 साफ साफ दिखाई दे रहा है, मोल की जगह 1/2 दिखाई दे रहा है, और सी वी बराबर होता है F/2 ऑफ आर। अर्थात क्योंकि ऑक्सीजन है तो मोनोटॉमिक मानकर, डायटॉमिक मानकर मैं यहाँ 5/2 लिखूंगा आर की फॉर्म में। आप एक काम करो, इस पूरी वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो, वरना आर की वैल्यू पुट कर दो। कौन सी आफत आ रही है? ये किस में दे रखा है? जूल में। तो इसको 25/3 लिख दो भाई। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये पूरा डेटा उठा के आप लोग यहाँ रखें, डेल्टा यू लाएं, डेल्टा यू को उठा के यहाँ रखें, और ये वैल्यू आप लोगों के लिए कितनी दे रखी है? 100 जूल। नाउ यू कैन फाइंड योर आंसर इन जूल। आंसर लगभग लगभग कितना आ रहा है बेटा जी आप लोगों का? पहले वाले का निकालना पड़ेगा क्या? ये निकाल लोगे भाई? ये तो कर लोगे ना कैलकुलेशन, इसमें क्या डर है किसी को? जबरदस्ती नहीं करनी। 3/2 वाला फॉर्मूला आप काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म में लगा रहे हो, और टेम्परेचर को आप लोगों को डेल्टा टी की फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। और वो केवल अकेला फैक्टर नहीं है बेटा जी जिस पर डेल्टा यू डिपेंड करे। मैंने तो वो जो डेटा आपको बताया है वो केवल और केवल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बताया है, टेम्परेचर को जीरो करने के लिए। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि केवल और केवल इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है, ऐसा नहीं है ना। चलो जो भी आ रहा है वो सही है, गलत नहीं होगा भाई, कैलकुलेशन पार्ट है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी। कह रहे हैं कि एक सिस्टम है जो कि एक्सपेंड हो रहा है 20 लीटर से 20 डेसीमीटर क्यूब, मतलब लीटर से बेटा जी 50 लीटर हो गया है। तो बेटा डिफरेंस कितना आ रहा है डेल्टा वी का? बता दो जरा। तो ये 30 लीटर आ गया, ठीक है जी। इसके बाद बोला गया है एट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm। ओके, प्रेशर एक्सटर्नली कितना दे दिया बेटा जी इन्होंने? 1 atm। बहुत बढ़िया। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम। तो सर आपने एक डेटा समझा रखा है, ये आपने पढ़ा रखा है Q प्लस डब्ल्यू। हम एक बात पहले से जानते हैं कि हीट गिवन टू द सिस्टम है तो ये 2500 जूल आ रहा होगा, और यहाँ से W की जो वैल्यू है, W बराबर होता है -P एक्सटर्नल, जो कि कितना है बेटा जी? 1 मल्टीप्लाई बाई DV, जो कि कितना है 30, और मल्टीप्लाई बाई 101.3। तुम भूले तो नहीं हो बेटा इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये ATM लीटर है, और ATM लीटर को अगर मैं जूल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ ना तो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 101.3। ये इंपॉर्टेंट था। इफ भाई यहाँ से तो ATM और ये लीटर, ATM लीटर बन रहा है ना, मुझे जूल है, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि दोनों को माइनस कर दोगे, दोनों का जूल होना जरूरी है। यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 101.3। ऐसा करने से जो भी आप लोगों का आंसर आएगा वही आप लोगों का सही आंसर होगा। आई थिंक इस सवाल का आंसर
0.539 समथिंग आ रहा होगा भैया, और किलो जूल में, याद रहे किलो जूल में, ऊपर से जूल आएगा, डिवाइड बाय 1000 करोगे तब ये वैल्यू आएगी। मैंने जो आंसर निकाला है वो किस में निकाला है बेटा जी? किलो जूल में। हाँ या ना में जवाब दो भाई। डेटा क्रिस्टल क्लियर हुआ? चलिए आगे मूव करते हैं प्यारे बच्चों। अगली कहानी ये रही, बहुत ध्यान से अगला डेटा समझने की कोशिश करेंगे क्लास के सभी बच्चे। बेसिक है, आसानी से समझ में आ जाने वाला टॉपिक है। देखिए थर्मोडायनेमिक्स की ना एक लिमिटेशन है, क्या? थर्मोडायनेमिक्स में जीतेगा वही बच्चा जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेगा। जिसका क्वेश्चन बैंक अच्छा होगा वो थर्मोडायनेमिक्स में कॉन्फिडेंट ही रहेगा। जिसका क्वेश्चन बैंक कमजोर रहेगा, कितनी भी थ्योरी पढ़ा लो, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और ये ऐसा टॉपिक होता है, हर क्वेश्चन नया दिखाई देता है। मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि डेटा मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है। बताओ जरा, दिव्यांशा, मनिका, माधव, अंशिका, प्राचिता, प्रार्थना, साक्षी, वत्सल जी, जल्दी से मैसेज करो मुझे। गुनिका, गुनिका आज तुम ऑनलाइन क्यों भाई? आगे बढ़े बेटा जी। बेटा बातें नहीं करनी प्लीज, ठीक है बेटा। अब हेडिंग डाल लीजिए आप, एप्लीकेशन ऑफ फ्लोट। फ्लोट बोले तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ फ्लोट। एप्लीकेशन ऑफ फ्लोट, इसका मीनिंग है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन। सी इधर देखेंगे सभी बच्चे, बहुत ध्यान से बोर्ड की तरफ देखने की कोशिश करें। सबसे पहली बात, आप एक बात बताओ, आप क्या सीखे हो? सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जो मैं सीखा हूँ वो ये सीखा हूँ, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। साइन कन्वेंशन को ध्यान रखा जाए, इनिशियल फाइनल एनर्जी को ध्यान रखा जाए, हीट को ध्यान रखा जाए। सबसे पहली बात, प्रोसेस में आ जाते हैं। सबसे पहली प्रोसेस है, नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। आप जरा मुझे याद करके बताइए, आइसोथर्मल अगर कोई प्रोसेस है तो ऑब्वियस है उसका डेल्टा टी कितना हो जाता है? 0। बेटा अगर किसी का डेल्टा टी 0 हो गया तो सर डेल्टा यू में ना आपने एक इक्वेशन हमें पढ़ा दी थी, जो आपने पढ़ाया था NCV dt। आप बताइए, आपने यही 0 कर दिया तो इसका मतलब होल बिकम 0। इसका मतलब मैं क्या ऐसा लिख दूं कि यहाँ Q ही बराबर माइनस डब्ल्यू है या W बराबर माइनस Q है? बोलो हाँ या ना में जवाब दो। आप कहोगे सर बात बिल्कुल सटीक है, बात बिल्कुल सिंपल है। जबकि दूसरा हमारे पास आता है जिसका नाम है आइसोकोरिक। बेटा लिखेंगे नहीं, पहले सुनेंगे। आइसोकोरिक का मतलब है जहां चेंज इन वॉल्यूम क्या मिले आप लोगों को? 0। अगर कहीं पर चेंज इन वॉल्यूम 0 मिल रहा है तो निश्चित है जो डेल्टा यू है वो Q प्लस डब्ल्यू है। और जरा याद करना बेटा, आपको याद है इसको P एक्सटर्नल इंटू DV कह देते थे। अगर ये 0 है तो डेल्टा यू और Q ये दोनों वैल्यू क्या आ जाती है बेटा? बराबर आ जाती है। अब यहाँ पर एक बड़ी बात पूछी जाती है बेटा जी, वो मैं आपको बता देता हूँ। कोई तुमसे पूछे हीट, हीट एक स्टेट फंक्शन है या फिर पाथ फंक्शन है? कीप इन योर माइंड, पाथ फंक्शन तुम्हारे जीवन में केवल 3 है। पहला हीट, दूसरा वर्क, तीसरा मोलर हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी। इसका मतलब ये हो गया सर, हीट आइडियली एक पाथ फंक्शन होनी चाहिए थी, या मैं कहूँ हीट एक स्टेट फंक्शन नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जरा देखना, डेल्टा यू तो स्टेट फंक्शन है, और अगर दोनों चीज इक्वेट कर रही हैं तो इसका मतलब ये दोनों बातें या तो ये पाथ फंक्शन बनी होगी या ये स्टेट फंक्शन बनी होगी। और डेल्टा यू नेवर एवर इन द पाथ फंक्शन कैटेगरी। तो इसका मतलब आप लोगों को अपने भेजे में आज से एक बात बिठानी पड़ेगी, यस हीट इज ए पाथ फंक्शन, बट हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम is equals to delta u which is a state function. So heat is ideally state function at the time. Heat at constant volume, heat at constant pressure, even आगे QP पढ़ोगे वो डेल्टा H के बराबर होती है। Heat at constant pressure, heat at constant volume is not the path function, it is a state function.
ये आप लोगों का असर्शन रीजनिंग में जेईई मेंस नीट में पूछे जाने वाला सवाल है, क्योंकि बच्चा तो हम जैसे टीचरों से ये बात रट जाता है कि हीट वर्क और मोलर हीट कैपेसिटी ही पाथ फंक्शन है, तो उसको सबसे पहला ऑप्शन पाथ फंक्शन ही नजर आ रहा होता है। लेकिन नहीं, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू समथिंग विच इज इक्वल टू द स्टेट फंक्शन। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये स्टेट फंक्शन की तरह काम करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है जिसका नाम है एडियाबैटिक। बेटा एडियाबैटिक का पहले मुझे मीनिंग बताओ सर। एडियाबैटिक का मतलब है हीट पास नहीं होगी, तो क्यू भी जीरो और डेल्टा क्यू भी जीरो। मैंने देखा है कुछ बहुत तेजस्वी बच्चे होते हैं, एडियाबैटिक में क्यू की वैल्यू को जीरो लिखने में उनको प्रॉब्लम होती है। भाई हीट चेंज नहीं होगा, और हीट मतलब जीरो ही काउंट करो इसको, चाहे क्यू चाहे डेल्टा क्यू, याद रहे, क्योंकि हीट इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कीप इन योर माइंड, क्यू या डेल्टा क्यू दोनों की वैल्यू को आप लोग अपने भेजे में जीरो ही काउंट। अब जैसे अगर वैसे तो देखें क्या बोलते हैं फर्मेंटली देखें तो आप कहोगे थर्मस के अंदर तो हीट है, तो हीट को जीरो क्यों लिख रहे हैं? बात तो सही है, लेकिन थर्मस के अंदर है ना, सिस्टम सराउंडिंग का चेंज तो इसमें क्या मिला? जीरो ही मिला ना। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो उसको अगर हम लोग आइडियल एडियाबैटिक कंटेनर मानकर चल रहे हैं तो क्यू या डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होगी? जीरो। चलो लगा देते हैं। आप एक बात बताइए, डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है? सर इट इज टिपिकली क्यू प्लस डब्ल्यू। इसका मतलब आपने एडियाबैटिक प्रोसेस में भाई को जीरो कर दिया, तो डेल्टा यू ही किसके बराबर हो गया बेटा जी? डब्ल्यू। हाँ या ना में जवाब दो। क्या यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? अगला पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूंगी, भाई मैं एक साइक्लिक सिस्टम ले लेता हूँ, फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, फॉर ए साइक्लिक सिस्टम, आप ये बात जानते हो मेरे पास डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। और एक बात बताओ, साइक्लिक सिस्टम के अंदर ना एक बात ये होती है कि जितने भी स्टेट फंक्शन है, जितने भी स्टेट फंक्शन है उनका जो चेंज है वो हमेशा कितना मिलेगा बेटा जी? जीरो। भाई साहब इसको तुरंत जीरो कर लो, तो यानी कि ये वही पॉइंट है जो बेसिकली हमें कहाँ मिला था? यहाँ मिला था आइसोथर्मल में। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या ये बातें क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है या नहीं? तो यानी कि साइक्लिक प्रोसेस में वही डेटा मिलेगा जो मुझे आइसोथर्मल में। सर ये बातें क्यों पढ़ा रहे हो? पेपर में क्या होगा, पेपर में स्टेटमेंट आएगी और वहाँ कहीं ना कहीं एडियाबैटिक लिख देगा, वहाँ कहीं ना कहीं आइसोथर्मल लिख देगा, आइसोकोरे लिख देगा, आइसोबारिक लिख देगा, तो आपको फर्स्ट लॉ के फॉर्मूले को इंटरप्रेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, राइट? तो कृपया करके इसको नोट करो जल्दी से। बात नहीं भाई, चले। डेल्टा यू एक स्टेट फंक्शन है, और जितने भी यू एक स्टेट फंक्शन है, और जितने भी स्टेट फंक्शन है उनका साइक्लिक में जो चेंज होता है दैट विल बी जीरो। जब हमने स्टेट फंक्शन पढ़ाया था, पाथ फंक्शन पढ़ाया था, तो ये बात बेटा बताई थी साथ में। चलिए भाई आगे। भाई साहब बातें क्यों बना रहा है? मत पूछ। चलें आगे। आगे बढ़े दक्ष, इधर देखो बेटा। इसके बाद अंतिम प्रोसेस रह रही है जिसको मैं बोलता हूं आइसोबैरिक। तो आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। तो ये अंतिम जो पॉइंट है इसको जरा सीखेंगे भाई सभी बच्चे। ई पॉइंट आएगा ना फॉर आइसोबैरिक, इधर देख ले बस, फिर इसके बाद क्वेश्चन ही हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। आइसोबैरिक, आइसोबैरिक का मतलब बेटा जी क्या कांस्टेंट रहता होगा? अच्छा प्रेशर कांस्टेंट है पर चेंज इन प्रेशर जीरो होगा, प्रेशर थोड़ी जीरो होगा। अब जरा देख लेते हैं सर, डेल्टा यू का एक फॉर्मूला बता दो पहले। सर डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है क्यू प्लस, तो क्यू का अगर मैं फॉर्मूला निकालने लगूं तो ऑब्वियस है ये वैल्यू किसकी बराबर आ जाएगी? डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। बहुत बढ़िया सर, कांस्टेंट प्रेशर पे कहानी चल रही है, ओके। तो डेल्टा यू जैसा है सो वैसा लिख, और इस भाई को यहाँ माइनस है, माइनस पी एक्सटर्नल
इंटू क्या लिखना चाहिए मुझे, dv। बोलो हाँ या ना में जवाब दो भाई। माइनस माइनस सर प्लस हो गया, तो डेल्टा यू माइनस माइनस प्लस पी डी वी, मेरे पास एक इक्वेशन बनती है एट कांस्टेंट प्रेशर। बनती है क्या, बोलो भाई। एक्चुअल में यही आगे जाके डेल्टा एच होगी, पता है। कितनी सुंदर है थर्मोडायनामिक्स, कितना प्यारा है। अगर प्यार से कोई इसको पढ़े पढ़ाए तो ये तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड चीजें घूम रही हैं। कौन बच्चा इसमें कमजोरी करता है बताऊं, किस टाइप का बच्चा इसमें कमजोर रहेगा, ज़्यादा याद करने वाला बच्चा। मैं आपको बता रहा हूँ, थर्मो इक्विलिब्रियम ऐसे चैप्टर है, जिसने ज़्यादा याद करने की कोशिश करी ना वही जाएगा। और केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक ऐसे चैप्टर हैं, जिसने ज़्यादा समझने की कोशिश करी वो जाएगा। सही बात बता रहा हूँ। तो इसलिए आप, अब किसी ने बोल दिया कि भाई जो है ये ऑर्डर है, क्लोरीन क्लोरीन और यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ जो है आपका नाइट्रोजन है फॉस्फोर है, अभी तक तो ऐसे चल रहे थे, यहाँ आते ही ऐसे। याद है ना, हम लोगों को ऑर्डर्स मैंने पढ़ाए थे। ऑल दो रीजन हर चीज के हैं, लेकिन इतने ज्यादा हैं कि कहाँ तक याद रखोगे। समहाउ आपको कुछ चीज को मगअप ही करना पड़ता है, याद ही करना पड़ता है कि हाँ भाई ये ऐसा है, इसको ऐसे कर लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि याद करने का मतलब ये है कि कोई भी ना समझने वाली चीज याद करने का। देखो केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में ना लोग बोल देते हैं केमिस्ट्री को रट्टा मार लो, रट्टा नहीं मार सकता कोई, किसी भी चीज का रट्टा नहीं मार सकता अनटिल समझ में ना आए। भाई आपको पहले उसको सीखना है, समझना है, और फिर रिटेंशन के लिए बार बार रिवाइज करना है, उसी को फिर याद करना बोल देते हैं। कुछ बच्चे इसको गलत इंटरप्रिटेट कर लेते हैं, केमिस्ट्री है भाई 20% 30% पार्ट तो रटना ही है। रटना नहीं है वो, उसका मीनिंग ये उसका रिवीजन है। बार बार रिवीजन करोगे तो फॉर्मूलेज जो हैं आपको, एक्सेप्शंस जो हैं वो याद हो जाते हैं। सी क्यूपी का फॉर्मूला आ गया जी। चलो सर एक बात बताऊं आपको, यहाँ मैं इस फॉर्मूले को अगर ऐसे लिख दूं तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, u2 माइनस u1 प्लस पी v2 माइनस v1, भाई किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है। एक काम कर लेता हूँ, अब यहाँ से मैं इस डेटा को ऐसे बना रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे तो हेयर क्यूपी इज नथिंग बट इक्वल टू u2 माइनस u1 प्लस पी v2 माइनस टी v1। जैसे अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, u वाली टर्म्स को इकट्ठा ला रहा हूँ, यानी कि इनको एक साथ ला रहा हूँ, तो ये केस में कन्वर्ट हो जाएगी u2, और इसको इधर ला रहा हूँ तो प्लस टी v2। और मैं एक काम कर लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ से इसको बना देता हूँ u1 प्लस पी v1। बराबर, ये स्टेप समझ में आया आप लोगों को, बताओ भाई। माइनस मैंने कॉमन ले लिया, अंदर प्लस लिख दिया, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक फॉर्मूला रटा होना चाहिए, वो क्या है समझो। जो एंथैल्पी है ना H, जो एंथैल्पी है वो क्या है बेटा जी, H। आइडियली वही किसके बराबर होती है, वही बराबर होती है U प्लस पी वी। सर ये तो याद करवा रहे हो आप, चलो याद नहीं करा रहा, सुनो तुम याद करो। आज क्लास स्टार्ट होते ही मैंने बोला था हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच, बोला था नहीं बोला हो तो बताओ। आप सबसे पहली स्लाइड देखना, ये डेटा मैंने लिखवाया ना भाई, मैंने ही लिखवाया ना, ये देखो ये मैंने ही लिखवाया ना फॉर्मूला। अगर ये लिखवाया है तो इसको यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। मैं इसको अगर डेल्टा एच यूज कर लेता हूँ तो एच किसके बराबर होगा, एच बिकम इक्वल टू यू प्लस पी वी। हाँ या ना में जवाब दे दो बेटा, गेम समझ में आ रहा है भाई। अगर मैं इसको एच लिख देता हूँ और डेल्टा हटा देता हूँ यहाँ से तो यू प्लस पी वी होगा ना, तो वही चीज लिखी है मैंने, उसी को इंटरप्रेट करा रहा हूँ। तो ऊपर वाली बात इसको क्या लिख सकता हूँ सर, इट मे बी H2 माइनस H1। तो आइडियली मैं क्या प्रूव कराने जा रहा हूँ, अरे सर आप एक ही बात को दोबारा घोल के जो है रिपीट कर दी है, बिल्कुल सही बात है, रिपीट ही की है। यूपी इज इक्वल टू डेल्टा एच। बोलो गेम समझ में आ गया। यानी कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ही चेंज इन एंथैल्पी होती है, ये समझाने की कोशिश है। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ही क्या होती है, चेंज इन। आजा मुझे बता कि हीट एक स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन, आप कहोगे पाथ फंक्शन, लेकिन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या नजर आ रहा है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कृपया करके स्पीड में इसको नोट करने की कोशिश करेंगे क्लास के सभी बच्चे, नोट इट डाउन। देखना Q बराबर बेटा जी माइनस डब्ल्यू कब, जब आइसोथर्मल। Q बराबर माइनस डब्ल्यू कब, जब साइक्लिक।
Q बराबर डेल्टा U कब? जब आपका आइसोकोरिक, और U बराबर W कब बेटा जी? जब आपका पेटिक प्रोसेस, और ऐसे ही QP बराबर डेल्टा H। बोलो हो जाएगा। चलिए मैं मान लेता हूँ, मैं सवालों की तरफ मूव कर रहा हूँ बेटा जी, मैं सवालों की तरफ मूव कर रहा हूँ। अब आपको मैं लगातार 3 से 4 सवाल दूंगा और मैं देखूंगा क्लास में कितने इफेक्टिव स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जिनका चैतन्य दिमाग काम कर रहा है। चलें आगे। दिवित, फोन अच्छा है इसका, तो नया लेना है तो इधर दे दे फिर। चले भाई आगे, आ जाओ इधर। हाँ जी, पहला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सर ये क्या है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, गामा ईटा वीटा जो भी है, इसका मीनिंग होता है, वैसे तो सच्ची बताऊं तो ये एक पॉइजन रेशो नाम से जाना जाता है। सच्ची बात बताऊं तो ये गामा ही है। गामा बराबर होता है CP/CV। इसको आप लोग अपने दिमाग में, अब कहीं कहीं देख लो इसको इस तरीके से लिख दिया है, कहीं कहीं ऐसे लिख दिया है, तो अपनी अपनी भावनाएं। CP/CV। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, लेफ्ट वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं 2 मिनट दे रहा हूं भाई, और मैं देखूंगा कितने बच्चों का कॉन्शियस माइंड है। 2 प्रकार के बच्चे होंगे। बच्चा नंबर 1 जो देखते ही बोलते ही उतारना शुरू कर देगा। बच्चा नंबर 2 जो बोर्ड पर ध्यान से देखेगा और खुद से ट्राई करने की कोशिश करेगा। ये जो बच्चा नंबर 2 है, यही सिलेक्शन का हकदारी है। ऋषभ, ट्राई कर बेटा। अब वो तो मुझे पता है सी है। मनिका, मिष्टी, मिष्टी पेपर चल रहे हैं क्या स्कूल में? मिष्टी, पेपर चल रहे हैं क्या बेटा स्कूल में? केमिस्ट्री का हो गया? तब सिमर, बता बेटा। बेटा बातें नहीं। मंडे को है केमिस्ट्री का, क्या क्या सारा टॉपिक पढ़ाया हुआ आ रहा है ना? कुछ बिना पढ़ाया तो नहीं है? उसके लिए कुछ क्वेश्चंस ले ले मुझे मैसेज करके, है ना? ध्यान से कुछ क्वेश्चंस ले ले मेरे पास, CBSE के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या गाया है फिर तेरे सामने? पॉइजन रेशो है ना, CP/CV। अरे यार, गामा वही है ना, वही पॉइजन रेशो को ही तो गामा बोला है। ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप लोगों ने ट्राई कर लिया, ठीक है? जिससे पूछूंगा उसी तरीके से, ठीक है ना? रेडॉक्स से एक्स्ट्रा तो आगे पढ़ भाई, फिर कल आ जा, कल पढ़, इसको खत्म कर। आज आना चाहिए था तुम्हें। इन ए आइसोबैरिक प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस फाइंड द रेशो ऑफ Q/W, ये सवाल है और बेसिक सवाल है। मेरा आप लोगों से एक बात कहना है, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बालक। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, 2000 विद ऑप्शन ए रेज योर हैंड। बोलना नहीं है भैया, बस हाथ खड़े करना है। जो कह रहे हैं ए इज द ओनली आंसर फॉर द सेम। नो वन इन द हाउस, कोई भी नहीं चाह रहा कि यही आंसर हो जाए। ऑनलाइन कोई स्टूडेंट जो ए के साथ जाना चाहे? ओके। 2000 विद ऑप्शन बी, ए के साथ 0 है भाई। 2000 विद ऑप्शन बी, 1 मयंक, बी के साथ हो। ओके, और कोई? पुण्य। 2000 विद ऑप्शन बी, कोई भी नहीं? एक बस मयंक, जो सी है भाई, जो सी के साथ है, जो सी के साथ है।
बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं भाई, बहुत सारे बच्चे सी के साथ हैं। बहुत बढ़िया। एक कुछों को तो मैं जानता हूँ, डायरेक्टली जानता हूँ पर्सनली, तो वो तो चलो ठीक है। काफ़ी और भी दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब सी के साथ मैं मोटा मोटा लगा लेता हूँ 20 बच्चे है ना। तो जा विद ऑप्शन डी। ठीक है, जो जो इस पर्टिकुलर क्विज में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे ना, मैं बता रहा हूँ, आप एक स्टेप पहले से ही पीछे हो। आपको ये बात बोलेगा नहीं कोई टीचर, लेकिन फैक्ट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि आपकी जो वो है ना विल पावर, वही खत्म है। आप गलत मतलब तुक्का भी नहीं लगा पा रहे। सिचुएशन ये है। इसका ए आ गया, देखो बोलते मोटिवेट हो गया। हाँ दो, हाँ जल्दी बता बेटा। 2000 में डी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2000 विद ऑप्शन सी। सी तो चलो हो गए। 2000 विद बी। बी के साथ मयंक के साथ कोई और आना चाहे? मयंक तुम आना चाहोगे, बैठना चाहोगे दोबारा से? बोले सर मुझे रहने दो सर। मैं ए में डाल दूं? हाँ बस, बी में ही ठीक है। चलो जी, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली इट इज सी। इज द राइट आंसर। देखो कितने कितने नालायक बच्चे बैठे हुए हैं, थोड़ा मोटिवेट के डी। ए भाई, कुछ तो होते खत्म, कुछ बहुत ही खत्म। चलो इधर देखो, माना कह रही है मेरे लिए बोल रहे हो सर। देख जरा ध्यान से सुन ले। अच्छा एक बात बता, मुझे एक बात बता, डेल्टा यू का क्या फॉर्मूला होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। अरे सुन ले भाई साहब, इधर आ जाओ वरना मौसम खराब हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। अगर मैं तुमसे डब्ल्यू पूछ रहा हूँ तो डब्ल्यू की वैल्यू कैसे निकालेगा? क्यू माइनस क्यू। एक बात बता, क्या इस डेल्टा यू को तू क्या लिख सकता है बेटा, बता जरा। आइसोबैरिक प्रोसेस बोला गया है, तो डेल्टा यू कैन बी रिटन एज, को और क्या लिख सकता है, एन सी वी डी टी। और क्यू पी बोला है ना एट आइसोबैरिक प्रोसेस, तो इसको और क्या लिखा जा सकता है, एन एन सी पी डी टी। हाँ या ना? ये तो हो गया दोस्त डब्ल्यू। बहुत बढ़िया, एक काम कर लेते हैं, अब इस पूरी बात को उठाकर यहाँ पुट करेंगे और क्यू की जगह कांस्टेंट प्रेशर वाला रूल यूज करें, क्योंकि हमें डब्ल्यू बाई क्यू निकाल, क्योंकि हमें क्यू बाई डब्ल्यू निकालना है, तो ऑब्वियस है ऊपर वाली बात किसके बराबर हो जाएगी बेटा, एन सी वी डी टी और एन सी पी डी टी और डिवाइडेड बाय एन सी वी डी टी माइनस एन सी पी डी टी। एक काम कर लो, इसमें से एन और डी टी को कॉमन ले लो, तो ये आपस में कट गया मेरे भाई इसके साथ। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ से पिक्चर क्या आ जाएगी, दैट विल बी सी पी बाय सी वी माइनस सी पी। अब एक बात बताओ, एन और डी टी क्यों कट गए बेटा, कॉमन ले लिया ना मैंने यहाँ से, तो सी वी माइनस सी पी बचा बस नीचे, और एन डी टी को ऊपर वाले उससे मैंने काट दिया। अब यहाँ पर सी पी मैंने डिवाइड कर लिया इसको सी वी से ही, और डिवाइड करने का रीजन आप लोगों को पता लग रहा होगा, क्योंकि सर क्या बनाना चाह रहे हैं, यहाँ बनाना चाह रहे हैं जी गामा, या मैं कहूँ ईटा, या जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर W बाय Q बाय W बराबर आ रहा है किसके बेटा जी, गामा 1 माइनस गामा। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ओनली। सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। हो जाएगा भाई? अगला सवाल जल्दी करो भाई, अगला सवाल 1 मिनट से ऊपर का नहीं है। 808। बहुत देर का क्वेश्चन है नहीं ये, बहुत देर का सवाल ये है नहीं। सी, इधर आ जाओ। ए और बी, ये प्रेशर इन एटीएम है बेटा, ये वॉल्यूम इन लीटर है। जो बच्चे पहले से आंसर बता रहे थे वो क्या सोचकर बता रहे थे, जब पहले ही ये सोच के कर रखा था, ठीक है। सी, तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ये वैल्यू मैं जानता हूँ, ये ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा वही बेसिकली वर्क होगा, क्योंकि ये बात मैंने पढ़ाई हुई है। एरिया अंडर द पीवी कर्व ही क्या होता है बेटा, वर्क होता है। इसका मतलब सर मैं क्यू निकालना चाह रहा हूँ और मुझे डेल्टा यू गिवन है, तो फॉर्मूला क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। क्यू मेरे पास निकालना है मुझे, और डब्ल्यू मैं इस फॉर्मुलेशन से निकाल दूंगा, यू मुझे गिवन है। तो डब्ल्यू क्यू बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, क्यू इज इक्व टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू।
अब जरा पहले डब्ल्यू निकाल लेते हैं मेरे भाई। डब्ल्यू कैसे निकालेगा सर? एरिया अंडर द पीवी कर्व। बेसिकली एरिया ही यहाँ डब्ल्यू होगा, जो कि बराबर होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि 2 और कितना है ये 4, 2 + 4 6 मल्टीप्लाई बाय कितनी हाइट है जी 2, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आंसर 6 आ जाएगा। बशर्ते याद रहे 6 किसका आना चाहिए बेटा जी? माइनस का। क्यों? चेंज इन वॉल्यूम क्या है बेटा? प्लस है, और चेंज इन वॉल्यूम प्लस है तो वर्क डन के फॉर्मूले में माइनस जो था वो कन्वेंशनली है, यानी कि माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी था। तो अगर बेटा जी चेंज इन वॉल्यूम आप लोगों का कैसा दिखाई दे रहा है? प्लस दिखाई दे रहा है, तो W की वैल्यू अभी भी क्या आनी चाहिए थी? नेगेटिव। और ये जो आया है आंसर किस में आया? एटीएम लीटर में। पहले तो भैया इसको कन्वर्ट करेगा किस में? 101 का कन्यादान देके जूल में। अब भाई साहब को उठा के लाए यहाँ, माइनस माइनस हो गया प्लस, 200 जूल प्लस 6 इंटू 101.3। हाँ जी, कितना आंसर आ रहा है? 807.34, जो भी आएगा वो आप लोग। क्या मैं समझा पाया बेटा जी? बताइए। बहुत ही बेसिक, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। लॉजिक बस वही है कि एक फॉर्मूले को घुमा रहा हूं बस, और कुछ भी नहीं कर रहा। एक फॉर्मूले को बार बार घुमाया जा रहा है और कुछ भी नहीं। चलें भाई आगे 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 बढ़ा जाए। आगे बढ़ जाए। चलें जी आगे। बेटा जी आगे मूव करें। आगे बढ़ते हैं भाई। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें भाई, सीखे समझे, बहुत ध्यान से चीजों को सीखेंगे समझेंगे। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है भाई, है कुछ नहीं इसमें, लेकिन बस थोड़ा दिमाग को चेक करने के लिए यूज बना दिया गया है। देख लेते हैं भाई, लेफ्ट वाला क्वेश्चन जो है आपको मैंने दिया है, इसके बारे में सोचिए। लेफ्ट वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको दिया है, सोचिए। मैं बता देता हूं, ए से बी जाने के दो पाथ, पाथ नंबर ए, पाथ नंबर बी, फर्स्ट और सेकंड सी। इसके बाद मैंने बोला ये वॉल्यूम इन लीटर है, प्रेशर इन एटीएम है। आपसे पूछा इसमें जितना क्यू लगेगा, इसमें जितना क्यू लगेगा, दोनों में से किसका क्यू ज़्यादा होगा? क्या वो पहला आंसर होगा या दोनों का बराबर होगा? बाय द वे बता देता हूँ कि साइक्लिक सिस्टम में क्यू कभी भी जीरो नहीं होता, तो ये मत भूल जाना, मतलब ये गलती मत कर देना कि क्यू को जीरो कर बैठो। साइक्लिक सिस्टम का वर्क डन, एंथैल्पी और मोलर हीट कैपेसिटी कभी भी जीरो नहीं होते। टाइम ले लो, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है अंशिका। माधव, माधव गुप्ता। एमवीएन वाले जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, जिनके पेपर में थर्मोकेमिस्ट्री आ रही है, नेक्स्ट वीक में जल्दी आके आप लोग जो है थर्मोकेमिस्ट्री कवर करेंगे भाई। कौन से दिन? मंडे से लेके फ्राइडे, किसी भी दिन डेली में सुबह अवेलेबल रहूंगा भाई। मंडे छोड़ देना, मंडे इज माई रेस्ट डे। ठीक है। हाँ जी बताइए। मैं हर मंडे सोचता हूँ रेस्ट करूंगा, और हर मंडे पढ़ा रहा होता हूँ सुबह सुबह बच्चों को। चलें आगे। वीकडे वाला जो बैच है वो ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे है। अभी देख लूंगा, अभी बना के आज देखूंगा। चले भाई आगे। हाँ भाई, कुछ बच्चे आंसर्स कर रहे हैं, उससे पहले ट्राई कर लिया, आंसर आ गया? बहुत ध्यान से देखो, आंसर नहीं बन रहा।
आ गया? ऋषभ और सोच बेटा। मनिका, गुनिका, सोच बेटा। बेटा देखिए इस सवाल का आंसर कैसे होगा, से। अच्छा चलो पहले यही बताइए मुझे, 2000 विद ऑप्शन ए के साथ कितने बच्चे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। भाई शिवम, ए के साथ है या नहीं? 14 15 16 17 18 19 20 21। और ऑनलाइन भी दिखाई दे रहे होंगे मुझे एक के साथ। नहीं दिखाई दे रहे एक के साथ, तो ऑनलाइन कोई भी नहीं है। और रुकन आप भी नहीं हो एक के साथ, ठीक है। एक के साथ लगभग लगभग मुझे 20 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, बड़ी मेजॉरिटी के साथ, बहुमत के साथ आ रहे हैं भाई। अब आ जाइए 2000 विद ऑप्शन बी। बेटा हाथ सबको खड़े करने हैं भाई, है ना, लेवल सबके निकलेंगे है ना, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, तो बेसिकली मतलब क्वेश्चन सबके निकलेंगे। हाँ भाई, रेज योर हैंड। 2000 विद ऑप्शन बी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ भाई बी। और 15 ऑनलाइन भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, 5 6 बच्चे दिखाई दे रहे हैं भाई, ये थोड़ा मेजॉरिटी में नजर आ रहे हैं यार, 21 22 बच्चे नजर आ रहे हैं। फोर्ट 43 स्टूडेंट्स तो क्लास में बैठे हुए हैं, 43। और ऑनलाइन बैठे हुए हैं 14 बच्चे। आओ इधर आओ, मुझे एक बात बताओ, ऑप्शन सी के साथ कितने? आज सी के साथ आ जाओ भाई, सी जल्दी जल्दी। पहले बेंच पे बैठे हुए तीनों सी। 1 2 3 साक्षी ए के साथ है, ठीक है। ए के साथ धीरे धीरे मेजोरिटी बढ़ती हुई, सी के साथ 3 नजर आ रहे हैं, 4 नजर आ रहा है। हाँ भाई, नहीं फिर से कह रहा हूं, दोज आर विद ऑप्शन डी। डी इज द ओनली आंसर। दोज आर विद ऑप्शन डी। आजा आजा, सही में जब सिमर बेटा डी देखो कितना अच्छा, नन ऑफ दिस। डी में था, डी के साथ। भाई डी के साथ एक भी बच्चा नहीं है क्या यार तुम लोग? आ जाओ इधर आओ भाई, सुनो। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली इट इज डी। नहीं है, डी भी नहीं है, यही है, ठीक है। ए इज द राइट आंसर, ए इज एब्सोल्यूट। देखो यार तुम इतने गधे बच्चे हो, मतलब ये रिकॉर्डिंग हो रही है, वरना मैं तुम्हें और भी कुछ दे सकता था। सुनो ध्यान से सुनो बच्चों, एक बात बताओ, आपको भी सर कौन सी इक्वेशन पढ़ा रहे हैं? फर्स्ट लॉ। और आप ये बात जानते हो फर्स्ट लॉ नहीं भी पढ़ा है तो जो हीट जो यूज होगी वो फर्स्ट लॉ में यूज होगी। आपको ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर का ही क्वेश्चन जो है कार्तिक हम लोगों को यूज करना होगा। सी इधर देख बेटा, इस इक्वेशन में अगर मैं देखता हूँ, सी इस इक्वेशन में अगर मैं देखता हूँ प्यारे बच्चों, तो आप मुझे देखो बातें कर रहे हो, सीखने की इच्छा ही नहीं है, तरह से बिल्कुल खत्म हो। ये साइक्लिक प्रोसेस में मुझे एक बात बताओ, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा वो क्या ये पढ़ा? एक लगभग लगभग मैं ना सभी बच्चों की वॉइस नोट को पकड़ चुका हूँ, कौन क्या बोल रहा है, किसकी वॉइस पिच ऊपर है किसकी डाउन है। तो मुझे ऐसे मुड़ता हूँ ना तो चालाकी मत किया करो, मैं तुम्हारी लगभग एज का हूँ, आई बात समझ में? लगभग मैं तुम्हारी एज का, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत किया करो, आई बात समझ में? मेरे दिमाग में भाई मैंने जीवन में जब तक पढ़ा और जब तक मतलब अभी पढ़ा, पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ ही पढ़ाया और पढ़ाया। अब 12th क्लास के एक बार बैच में आके देखना, आपको अंदाजा हो जाएगा। बिल्कुल शांति, पता नहीं 11th क्लास के बच्चे कैसे फुलेरी टाइप के होते हैं, खत्म हो गया बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ साइक्लिक सिस्टम में, साइक्लिक सिस्टम में, साइक्लिक सिस्टम में जो भी हम लोग
स्टेट फंक्शन को पढ़ते हैं वो सभी स्टेट फंक्शन क्या रहते हैं बेटा जी, जीरो। मतलब मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि एक्चुअल में जो क्यू होगा ना, क्यू बेसिकली यानी कि पहले वाले का यू या मैं बोलूँ दूसरे वाले का यू, ये दोनों बात बेसिकली क्या होनी चाहिए, बराबर। अब जीरो है तो जीरो भी बराबर होंगे, कौन सी आफत आ रही है। तो इन दोनों को इक्वेट करके देख लेता हूँ। यहाँ से लिख देता हूँ Q1 प्लस W1 और यहाँ से लिख देता हूँ Q2 प्लस W2। थोड़ा समझना प्रार्थना बहुत ध्यान से बेटा, है ना, ध्यान से इसको सीखियो, देख यहीं से सारा डेटा हो जाएगा। बस मुझे इतनी बात बता दे, मैं तुझसे पूछूं ए से बी जा रहे हो पाथ नंबर 2 से, इसका वर्क अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो क्या वो वर्क डन ऐसे होगा, वर्क डन इज नथिंग बट एरिया अंडर द पीवी कम। और अगर मैं ए पाथ से जा रहा होता तो उसका वर्क डन क्या ऐसे कैलकुलेट होता, हाँ या ना में जवाब दो। दोनों में से किसका वर्क डन ज्यादा मिलेगा आपको, सर पहले वाले का वर्क डन ऑब्वियसली ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब पहले वाले का, क्या लिख दिया मैंने भाई, कुछ मैंने गड़बड़ की है क्या, एक मिनट, ये माइनस साइन ही आएगा। रीजन ये है, अरे माइनस साइन का रीजन ये है क्योंकि भाई वर्क डन कैसा मिलेगा, आप लोग देखो ना, चेंज इन वॉल्यूम क्या है, दोनों में प्लस, तो यहाँ पे वर्क डन बेसिकली कैसा मिलेगा आपको, नेगेटिव ना। अरे माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, तो वो वैल्यू पुट करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तब फिर मैं डायरेक्टली देख पा रहा हूँ। भैया मुझे बताओ सर, ये वाली बात है ज्यादा, अब देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात बचपन में पढ़ ली होगी, अगर आप किसी टर्म में से ज्यादा माइनस का घटा रहे हैं तो भी वो उसके बराबर आ रही है, तो बताइए Q1 बड़ा है या छोटा है, बड़ा है ना। अरे गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई, मैं तुमसे कह रहा हूँ ये बराबर 1 रुपये है और इसमें से मैं ज्यादा घटा रहा हूँ, तो बताइए ये भी तो भी बराबर 1 रुपये आ रहा है, तो ऑब्वियस यार ये वाली टर्म क्या है, बेसिकली बड़ी है। गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका मतलब हेयर Q1 इज ग्रेटर देन Q2। भाई ये डेटा आपको सीखना पड़ेगा बच्चा, हेयर Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ओनली। क्या मैं समझा पाया बेटा, मैंने बोला भाई जब वर्क डन ए का ज्यादा है और तो भी वो बराबर आ रहे हैं, का मतलब वर्क डन अगर ए का ज्यादा है तो क्यू ऑब्वियसली ए का क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा, तभी दोनों टर्म्स को आप लोग इक्वेट कर पाओगे। होप ये बातें समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट है भाई, ठीक है, उससे भी आ रहा है, सेम ही बनेगा, उससे भी कोई गलत नहीं बनेगा उससे। नेक्स्ट आ जाओ भाई, अगला सवाल देखेंगे, सभी बालक प्यार से इसको समझने की कोशिश करें। सवाल कह रहा है क्या, इसका आंसर नहीं, नहीं, पहले ध्यान से देखेंगे भाई, एक मोल गैस है एंड दैट इज एक्सपेंड एट 27 डिग्री सेल्सियस, एक टेम्परेचर दे दिया, बोल दिया गया है रिवर्सिबली एडियाबेटिकली, मतलब भैया इसमें जो हीट है उसको क्या कर दिया गया है भाइयों ने, जीरो। तो सर आधा सा काम तो यही हो गया, डेल्टा यू बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, और बोल दिया गया एडियाबेटिकली, लो जी खत्म। बोलो हाँ या ना में जवाब दो, इसलिए तो प्रोसेस पढ़ाई थी वो, यस और नो। अब डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू बराबर है, डेल्टा यू और डब्ल्यू क्या है बेटा जी, बराबर है। इफ वर्क डन इज 300 किलोजूल, अब कभी भी अगर मेंशन ना हो बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, तो हमेशा वर्क डन को आप लोग प्लस लेकर ही चलेंगे, ठीक है ना, यानी कि ऐसा मानकर चलेंगे ऑन द सिस्टम में प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 3000 जूल, सही है मेरे भाई। एंड CV इज गिवन टू यू, ओके, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट NCT, ये डेटा बराबर हो रहा है मेरे भाई। N की वैल्यू क्या है, मोल, मोल 1 मोल है, और CV की वैल्यू उन्होंने दे रखी है बेचारों ने 20 किलो जूल, नहीं है जूल है, तो ठीक है मैंने जूल में कन्वर्ट करके रखा उसको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, T2 माइनस बेटा T1 की वैल्यू तो दे रखी है, केल्विन में कर लेते हैं, ये आ जाएगा 300 केल्विन, जो कि बराबर हो जाएगा कितने के, 3000 के। एक काम कर लो, इसको काटो पहले यहाँ से, इसको यहाँ से काटोगे तो वैल्यू आ रही है 150, और इसको इधर ले जाओगे तो T2 की वैल्यू आ गई 450, 450 केल्विन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसने निकाला क्या, आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, कोई बात नहीं। किलो जूल कैसे आ जाएगा, टेम्परेचर इन किलो जूल, भाई नोबेल प्राइज है ये। मुझे लग रहा है तुम लोग IIT फरीदाबाद में पढ़ने की कोशिश करोगे, नहीं
IIT फरीदाबाद, मार्लिन ढोलकपुर। चलो बेटा, डेल्टा इसलिए बराबर किया बच्चा, U1 इज इक्व टू U2 गुणिका, क्योंकि बेटा साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में जो स्टेट फंक्शन होते हैं ये सभी क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो जो इसका इंटरनल एनर्जी होगा लगभग इसका इंटरनल एनर्जी बराबर ही रहेगा। रीजन, साइक्लिक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट। कांस्टेंट है, यही रीजन है कि चेंज इन स्टेट फंक्शन दैट विल बी जीरो फॉर ए साइक्लिक सिस्टम। इज इट ओके? बोलो प्रार्थना, क्या ये डेटा समझ में आया गुनी का? बोल बेटा। सेल्सियस में भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रार्थना समझ में आया बेटा? भाई साहब नोट हो गया क्या? आप लोगों का टेस्ट पूछ लेते हैं, चेक हो गया हो तो।